नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे लॉयड मेटल्स से कि उनके लिए फोर्थ क्वार्टर कैसा रहा और आगे किस तरह के गाइडेंस एंड नंबर्स का वो काम कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर शुगर केन FRP जो यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से बढ़ने की बात आई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ हम देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री पर, और इसका किसानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं लॉयड्स मेटल के MD राजेश गुप्ता, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर के फैक्ट्रीज के MD प्रकाश नायक नवरे एंड अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर लॉयड मेटल्स पे ही बात करेंगे और राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बेहतरीन नंबर्स हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है, और साथ ही साथ जो आयरन ओर एंड पेलेट बिजनेस है इसमें प्रोडक्शन वॉल्यूम सेल्स को लेकर अब क्या सेंस है? जो नंबर्स हैं ये साल के हमारे 5वें साल में CAGR 135% के लाइन में है, और ये ट्रेंड बड़ी मुश्किल है कंटिन्यू करने की, बट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि ये कंटिन्यू रहे। आयरन और पेलेट के जो हमारे बिजनेस हैं बड़े अच्छे से चल रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टील डिमांड बीइंग अप, स्टील प्रोडक्शन बीइंग अप बाय 9-10%, जो डिमांड ऑफ आयरन और वैसी है, एंड कंटिन्यूस price traction है which we are hoping to continue matching. Costing में हम काफी मेहनत कर रहे हैं, including slurry pipeline, various other efforts, including हमारा second pellet plant चालू हो गया, हमारा overhead भी कम हो जाएगा, तो हमारी जो 1900 रुपए की per ton की margin है, we hope to see a better margin coming year and on a larger margin on iron ore as well as on pellet. राजेश जी, जो त्रिवेणी अर्थ मूवर्स आपने यहाँ पर लिया है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन है इसका और आगे जाकर किस तरह के प्लान्स हैं इसके साथ? ये साल करीब 7,000 करोड़ का प्रोडक्शन वैल्यू हुआ है और 2,000 का एबिडा है। आगे जाके हमारी जो खुद की माइने हैं उसमें उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा उड़ीसा में जो ऑपरेशन है उसमें करीब 20% ग्रोथ है, झारखंड में करीब 20% ग्रोथ है, और एक नया जो हमारा खुद का गोल्ड माइन है जो ग्रुप का, उसमें ऐड कर रहे हैं। कॉपर जो हमारा कॉन्गो में काम चल रहा है उसमें ये कंपनी काम करेगी। तो ये सब लेके वी थिंक नेक्स्ट ईयर हमारा इसमें 3,000 करोड़ का टारगेट एबिडा होना चाहिए, विद टॉप लाइन ऑफ अराउंड 9,000 करोड़। पॉइंट टेकन। राजेश जी, जो आपने कॉन्गो में यहाँ पर अफ्रीका का कहा, और जैसे आपने कहा कि वहाँ पर कामकाज बड़ा है, कुछ नंबर्स हैं वहाँ से शेयर करने के लिए कि किस तरह से आपके कॉपर ऑपरेशंस हैं वहाँ पर? वहाँ पे हमने 2 कंपनी का टेक ओवर किया है, एक में 50%, एक में 49%, सूर्या एंड केमैफ रिस्पेक्टिवली। जो केमैफ है वो US की बड़े सॉलिड पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें वीटॉल है, ट्राफिगुरा है, विट्रस है एंड ओरायन है। दोनों मिला के हमारा 3 से 4 साल में 1,00,000 टन प्रोडक्शन होगा कॉपर प्लेट्स का, कॉपर कैथोड का। विल बी द फर्स्ट इंडियन कंपनी which would make copper end to end, that is mining and copper production, not only converting from concentrate but end to end production रहेगा। एंड ये साल हमारा 10,000 टन का टारगेट है कॉपर कैथोड बनाने का, जो करीब 300 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन में ऐड होना चाहिए। राजेश जी, जिस तरह से हमने आयरन ओर के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल आते हुए देखे हैं, उस पर आपकी क्या सेंस है और कितना उसने ऐड किया है आपके ओवरऑल नंबर्स पे? So, iron ore is one of our main businesses as of now. हम उसको डीरिस्क करते जा रहे हैं बाय मेकिंग पेलेट एंड मेकिंग स्टील। हमारा स्टील का 1.2 मिलियन टन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा ये साल के ईयर एंड तक। आयरन ओर का वॉलेटिलिटी है, बट बिकॉज ऑफ द इंडियन सिस्टम एंड इंडियन प्रोडक्शन बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्टील का, तो वो वॉलेटिलिटी आज के दिन तो थोड़ी अपवर्ड ही दिख रही है, आगे जाके मालूम नहीं, बट वी आर होप डी-रिस्किंग हम लोग कर रहे हैं आगे प्रोडक्शन में मिक्स रिचर मिक्स बना के। राजेश जी, MOU किया है आपने टाटा स्टील के साथ, उसके क्या डिटेल्स हैं और आगे उसमें क्या प्लान्स हैं? उसमें 2-3 पार्ट है। पहला पार्ट हमने फ्रुक्टिफाई कर दिया है, जो BRPL करके एक कंपनी थी, उसमें पैलेट बन रहा था, और एक पाइपलाइन है दैट इज 50.1% विद टाटा एंड 49% विद आवर कंपनी,
एंड उसमें कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, and that plant is running fully with iron ore mine, iron ore material from Tata and output being sold to Tata. That is one part of it. Second part is जो ईस्टर्न जोन में हम लोग माइनिंग वगैरह का स्टडी कर रहे हैं कि हाउ त्रिवेणी कैन बी मोर पॉजिटिव इन देयर ग्रोथ जर्नी अपवर्ड्स। एंड तीसरा जो वेस्टर्न जोन में या गढ़चिरौली में स्पेसिफिक है, टारगेट ये है कि जब भी नया माइन जनरेट होगा तो नया स्टील प्लांट हम टाटा के साथ वो कंपनी में करेंगे। दिस इज अपार्ट फ्रॉम आवर ओरिजिनल प्लान्स कि जी। नए प्लांट्स के लिए, नए नए माइन के लिए ये थिंकिंग है हमारी टाटा के साथ। ऑलराइट राजेश जी, अमित ऑल ऑफ दिस, जिस तरह से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, रुपए में इतनी ज़्यादा डिप्रिसिएशन है, टैरिफ्स के साथ पिछला पूरा 2025 भी यहाँ पर निकला है, किस तरह से कंपनी ने इन सब से जूझा है? So company, because we are a import substitute material directly or indirectly, so foreign exchange doesn't affect us drastically. Markets normally affect होते हैं ये सब external forces से, but Indian demand, thanks to government of Modi ji, is very very strong. Infrastructure की growth है, automobile की growth है, रूरल सेक्टर की ग्रोथ है, कंज्यूमर सेक्टर की ग्रोथ है, तो स्टील माइन की इतनी ग्रोथ है कि स्टील डिमांड की इतनी अच्छी ग्रोथ है कि इट इज बीइंग वेल कवर्ड एंड टेकन केयर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज वेरी वेरी वेल। वी आर फाइनल नॉट बीइंग सवाल अफेक्टेड देन, इन द स्टील बिजनेस इन द जी। शॉर्ट टर्म एटलीस्ट। ऑलराइट राजेश जी, एक फाइनल सवाल, और ज़्यादातर एनालिस्ट एंड कमोडिटी ट्रेड जिनसे हम बात करते हैं उनका मानना है कि मेटल्स एज अ सेगमेंट यहाँ पर काफ़ी बुलिश रहेगा, एक स्ट्रक्चरल बुल रन में हम यहाँ पर हैं, और आपके पास वो सारे मेटल्स हैं। कॉपर आपने यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ऐड भी कर लिया है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड ईवी, डेटा सेंटर्स वगैरह से आती हुई नज़र आ रही है। एक सेक्टर स्टेटमेंट है ये कि कैसे आप देखते हैं आगे जाकर मेटल्स एज अ सेगमेंट इन सेंस ऑफ डिमांड एंड प्राइसेस? So metals around copper is around 1.2 times the economic growth. Okay, steel is 1.2 times the economic growth. So both are directly linked with our इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो आपको मालूम है 8, 9, 10% से कम नहीं हो रही है इस देश में। सो आई सी दैट कंटिन्यूइंग एटलीस्ट इन इंडिया। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो कॉपर 7,000 से 13,000 14,000 जाके आज अभी 11-12,000 में है। वी सी दैट एज अ ट्रेंड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वॉर, थोड़ा डिमांड कम हुआ है, बट ओवरऑल डिमांड इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर इज अ शॉर्ट सप्लाई, some big mines बड़ी बंद हुई भी हैं, उससे फर्क पड़ रहा है। जहाँ तक आयरन ओर है, वर्ल्ड डिमांड इज अप बाय अराउंड 2-3% लास्ट ईयर। ये ग्रोथ रहेगी इन स्पाइट ऑफ चाइना। इंडिया इज एडिंग टू द ग्रोथ राइट नाउ, और वो कंटिन्यू रहेगा। तो स्पेसिफिकली इन इंडिया आई सी कि ये सब इफेक्ट अपने झेल लेंगे एंड विल गो बेटर बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, अपने नंबर्स पर एनालिसिस शेयर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अपनी कंपनी के डिटेल्स भी हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा करने के लिए। वेल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मेटल्स को यहाँ पर फोकस में रखते हैं। अनुज, आपको क्या लगता है किस तरह से मूव करेंगे मेटल प्राइसेस? बिकॉज आज के दिन के हिसाब से, क्योंकि रिस्क एपेटाइट ऑन है, हम देख रहे हैं सारे के सारे मेटल्स यहाँ पर पॉजिटिव में कारोबार करते हुए। मनसा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल बेस मेटल में आज एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की तरफ से पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ दिखाई दिया है, हमने देखा पूरे ही इंडस्ट्रियल मेटल हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे एल्युमिनियम हो, सभी में एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 4-5 दिनों की बात करेंगे तो काफी कंसोलिडेशन में था, और एक आज अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो अपडेट्स हुए हैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को लेके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और जैसे क्रूड की सप्लाईज होंगी तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो लगता है कि कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों ही एक पॉजिटिव ट्रेंड में आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं, और तीनों में ही ट्रेंड एक अपसाइड का रह सकता है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कॉपर मुझे लगता है कि एक अट्रैक्टिव बाइंग साइड में है। तो यहाँ पर कॉपर में करीबन 1298, 1295 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1290 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1305, 1310 तक के देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल में जिस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, आपको लगता है सेल ऑन राइस की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर अभी भी जारी रह सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं हमने काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम आते हुए देखा है। अगर आप एक ट्रेंड की बात करेंगे तो काफी टाइट रेंज में रहा है। इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में ही 5% के आसपास क्रूड के भाव गिरे, ऑलमोस्ट 108 के आसपास ब्रेंट और 102 के आसपास WTI आ गया।
मगर ये जो अपडेट हुआ है कल ओवरनाइट, ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे शो करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पर दो चीजें और हुई हैं। एक तो ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर द क्रूड ऑयल। और यूएई भी अब ओपेक से बाहर निकल गया, तो वो भी अपना प्रोडक्शन यहाँ पे डबल करता हुआ नजर आएगा। तो प्रोडक्शन के लेवल पे कोई इशू नहीं है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, मगर केवल जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब है। अगर सप्लाई चेन भी चालू हो जाती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्रूड के भावों में आपको आने वाले दिनों में गिरावट और देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, तो मेटल्स में खरीदारी करनी है, कच्चे तेल में बिकवाली करनी है, लेकिन जहां तक सोने चांदी की बात है, और ये बहुत ही स्ट्रेट रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए नजर आए हैं क्रूड के साथ। क्रूड नीचे है तो गोल्ड एंड सिल्वर में आज यहां पर तेजी है। 4660 के लेवल्स यहां पर सोने में फिर से लौटे हैं, तो करीबन $160 की बढ़त यहां पर आई है। 2.5% की बढ़त के साथ एशियन मार्केट्स में कारोबार। चांदी भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहां पर भी जंप अच्छा खासा देखने को मिला है। ओवरनाइट 2.5% की बढ़त थी, 4% की तेजी, फिलहाल ऑलमोस्ट $76 वापस लौटा है। अनुज, यहां क्या करेंगे? देखिए अगर आप पूरा बास्केट देखेंगे तो क्रूड एक पलड़े में है और बाकी सब चीजें दूसरी साइड में है। क्रूड के भाव बढ़ते हैं, सब चीज नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब क्रूड के भाव नीचे गिरने स्टार्ट हुए तो सब बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है क्रूड के थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर बाकी मेटल्स में अच्छी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है कि एक अच्छा रनअप यहाँ देखने को मिल सकता है। कल एक गिरावट आई थी, वहां से अच्छी खासी रिकवरी, ऑलमोस्ट $100 की रिकवरी हम गोल्ड में देख चुके हैं। करीबन $4 से $5 की रिकवरी हम सिल्वर में देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आज पर्टिकुलरली ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है, और कहीं ना कहीं एक खरीदारी का यहाँ पे जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर गोल्ड में मुझे लगता है कि करीबन 1,52,200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,51,700 का स्टॉप लॉस जगह 1,53 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $4,700 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अनुज, एग्रीकल्चर में आपकी क्या सेंस है? क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है, फर्टिलाइजर को लेकर काफी सारी खबर है, मार्केट्स को लगता है कि इनपुट कॉस्ट यहां पर शायद बढ़ती हुई नजर आएगी, और एल निन्यो 30 साल में सबसे स्ट्रांग एल निन्यो का इंतजार है इस वक्त। देखिए आईएमडी का नया अनुमान भी आया है कि वो शायद इस बार अबव नॉर्मल मॉनसून भी यहाँ पे आ सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट के लिए सपोर्टिव हो सकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट हाँ, अगर मौसम अच्छा रहता है, बारिश अच्छी होती है, तो फिर आपको एग्रीकल्चर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने ऑलरेडी स्पाइसेस में गिरावट आते हुए देखी है, जीरा, टर्मरिक, हल्दी, सभी में एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी मुझे लगता है कि मार्केट स्टेबल रहेगा। हालांकि इंटरनेशनल जो अपडेट्स हुए हैं उससे मार्केट को सपोर्ट जरूर मिल सकता है, मगर मॉनसून पे काफी नजर रहेगी, और अगर मॉनसून अच्छा आता है तो फिर भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑल राइट अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली उठापटक यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेस में देखने को मिलेगी, लेकिन एक जैसे अनुज ने कहा कि एक मेटल्स में यहाँ पर तेजी के साथ आपको यहाँ पर काम करना है, और बाइंग कॉल्स वहाँ पर ऑफकोर्स आती भी हुई। वेल, इसी के साथ बात यहाँ पर अब चीनी की करेंगे, जहाँ पर FRP का इंक्रीज हमने आता हुआ देखा है। हमारे साथ अब यहाँ पर नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के MD प्रकाश नायक नवरे हैं। प्रकाश जी नमस्कार। अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है, केंद्रीय कैबिनेट ने यहाँ पर गन्ने की FRP बढ़ाई है, कैसे देखते हैं आप करंट नंबर्स को? अब नमस्कार मनीषा जी, सॉरी टुडे मेरा वीडियो नहीं काम कर रहा है, मैं ऑडियो से ज्वाइन हुआ हूँ जी। लोग, हमारी तो फार्मर्स बॉडी है, तो वी वेलकम द डिसीजन। एक फार्मर के हित में है तो डिसीजन हमें खुशी है। और दूसरी बात, ये टाइमली डिसीजन हुआ है। मतलब ये जो अनाउंसमेंट है वो टाइमली हुआ है। दैट विल हेल्प फार्मर्स कि अभी गन्ने की तरफ उनको दूसरा क्रॉप छोड़ के गन्ने की तरफ आने के लिए ये मदद करेगी ये टाइमली डिसीजन। क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में गन्ने की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम हमें ज्यादा लगेगी। और जिस तरीके से कृषि कैपेसिटी बढ़ा है, जिस तरीके से इथेनॉल और शुगर के लिए हमें गन्ने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से ये सब पॉजिटिव्स है। और अगर मैं पिछले 10 साल का फिगर्स आपसे शेयर करूं, तो सबसे पहले 16-17 में 25 रुपए बढ़ोत हुई, उसके बाद 20 रुपया, फिर 10 रुपया, 5 रुपया पर क्विंटल, फिर 15, 10, 25, 15 और अभी 10 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड है FRP में बढ़ोतरी होने की। और लेकिन उसके साथ इट इज हाई टाइम कि ये FRP की लिंकेज शुगर प्राइस और इथेनॉल प्राइस के होना बहुत जरूरी है। ये बहुत लेट हुआ है। अगर ये नहीं होता है मनीषा जी, तो मुझे डर है कि आने वाला सीजन में शायद चीनी मिलें शुरू ना होगी। अगर चीनी मिलें शुरू नहीं होगी क्रशिंग के लिए, तो सारा गन्ना जो खड़ा है फील्ड में, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फार्मर्स के लेवल पे हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकती है। प्रकाश जी, जैसे आपने कहा कि डिमांड अच्छी खासी है, सरकार भी इन सम सेंस इसको पुश करना चाहती है। एथेनॉल एक और बहुत बड़ा जरिया यहाँ पर है। E21 की बात अब यहाँ पर की जा रही है।
ओवरऑल जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर है, आपको क्या लगता है नया सीजन यहाँ पर किस तरह से रह सकता है शुगर के लिए? फिर नया सीजन अभी जैसे आप एल नीनो की बात कर रही थी, ये एल नीनो का इफेक्ट हमारे गन्ने पे भी आने वाला है। वो ख्याल में रखते हुए नए सीजन के बारे में कुछ नंबर्स शेयर करना जल्दबाजी होगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाला सीजन और जो अभी खत्म हुआ सीजन करीबन सेम रहेंगे प्रोडक्शन के। अभी होता क्या है कि अगर एल नीनो उतना स्ट्रांगली आता है तो उसका प्लांटेशन पे बहुत बुरा असर आ सकता है। इसका मतलब कि नया गन्ना जो 27-28 में आएगा क्रशिंग के लिए, उसमें दिक्कत पैदा कर सकती है। अदरवाइज आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। 26-27 का सीजन एक नॉर्मल सीजन रहे। प्रकाश जी, किसानों के लिहाज से आपने कहा कि ऑफकोर्स अच्छी खबर है एफआरपी बढ़ना, और आपने बहुत सालों के एक साथ में नंबर्स यहाँ पर रैटल भी किए। लेकिन अगर हम एमएसपी की बात करें शुगर की, तो वो इतने सालों में नहीं बढ़ा है। एथेनॉल प्राइस रिवीजन भी यहाँ पर नहीं हुआ है, तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन आप कहेंगे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री फिर से अपनी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर पुश करने की कोशिश करेगी कि फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ाए जाएं। जरूर। देखो, इंतजार का फल मीठा होता है। तो हम इंतजार में हैं। अभी फार्मर्स को उन्होंने अच्छी खबर दी है। हो सकता है आने वाले हफ्ते में इंडस्ट्री के लिए भी कुछ अच्छी खबर आ जाए। बस इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। प्रकाश जी, अब मिल्स को भी यहाँ पर 14 दिन का बकाया यहाँ पर देना होता है, और अगर वो सामने नहीं बढ़ता तो कई बार कई एसोसिएशंस ने कहा है कि किसानों को भुगतान करना भी मुश्किल रह सकता है। सही बात है। ये शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर के तहत ये 14 दिन में पेमेंट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, स्पेशली कोऑपरेटिव्स में। ये बैंक के पास जाके लोन लेते हैं और फिर लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये, और अगर जितना लेट होता है उसके ऊपर आपको ब्याज भी देना पड़ता है। तो अभी शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में बदलाव लाके शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 2026 की आने में है। उसका ड्राफ्ट आया है। हम लोग उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने जा रहे हैं, और उसमें ये मुद्दा भी हम लोग सामने रख रहे हैं गवर्नमेंट के, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहिए। प्रकाश जी, जहाँ तक प्राइसेस की बात है उसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इंडियन मार्केट्स में हमने प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल देखे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है। हायर क्रूड प्राइसेस की वजह से शुगर में जिस तरह का सपोर्ट देखने को मिला है, आप कहेंगे सस्टेनेबल है? जिस तरह की मुनाफा वसूली कच्चे तेल में फिर से लौटी है, तो प्राइसेस वहाँ पर फिर से गिरेंगे। एक वॉलेटाइल मूव्स आपको लगता है लगातार बने रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? एक तो ये प्राइसेस के सेंस से, और दूसरा ओवरऑल अवेलेबिलिटी कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से? देखिए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं। ये वॉर के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, नॉट इन फेवर ऑफ, बट उसका एक पॉजिटिव साइड हमें ये दिखने जा रहा है कि $105-115 प्रति बैरल क्रूड ऑयल लेने के बजाय क्यों ना डोमेस्टिक मेक इन इंडिया इथेनॉल को ज्यादा, तो इथेनॉल को सडनली इम्पोर्टेंस आ गया है। तो हम इसके बारे में हम काफी उम्मीद रखे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एमएसपी, शुगर एमएसपी के साथ साथ इथेनॉल का ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो सकता है। जैसे इथेनॉल फॉर स्टोव इथेनॉल है, फिर C2 साइकिल 2 का जो एलोकेशन है उसके पे इंतजार है, और इथेनॉल जिस तरीके की हमारी कैपेसिटी है उसको पूरा इथेनॉल हम एक्सपोर्ट भी, उसका कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल हुआ है चेंज, उसका असर हमें पॉजिटिव इथेनॉल की तरफ दिख रहा है। सो फार एज शुगर इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस कुछ असर करेगी, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर। हमारी डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है, और उस पर हमें ध्यान दिया तो भी काफी है। एक्सपोर्ट्स को लेकर आपको क्या सेंस नजर आती है? बिकॉज जिस तरह से बहुत स्ट्रांग पुश था कि भारत को शुगर एक्सपोर्ट्स अलाउ करने चाहिए, 15 लाख टन का हुआ भी, उसमें से कितना हो चुका है, और क्या लगता है आपको बाकी की वायबिलिटी के बारे में? 5-5.5 लाख टन फिजिकली एक्सपोर्ट हुआ है। 7.5-8 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 लाख टन के ऊपर जाएगा। बट उसमें भी अगेन आई एम सीइंग द पॉजिटिव साइड कि 20 लाख टन का कोटे में से 10 लाख टन ही एक्सपोर्ट अगर हो पाया तो 10 लाख टन हमारे स्टॉक में दिखेगा, जो ओपनिंग स्टॉक कहते हैं ना अक्टूबर 2026 को, वो आज के तारीख में बहुत ही लो दिख रहा है। शायद उसमें ये 10 लाख टन ऐड होके कुछ अच्छा फिगर वहां दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डोमेस्टिक प्राइस पे काफी असर करते हैं।
प्रकाश जी, एक फाइनल वर्ड यहाँ पर एथेनॉल पर फिर से, और जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी गुहार लगाई जा रही है कि एक्सपेक्टेड था कि शायद सरकार की तरफ से हम एक टेस्टिंग हायर ब्लेंडिंग टेस्टिंग का लेकर कुछ नोटिफिकेशन आता हुआ देखेंगे, वो भी यहाँ पर आया नहीं है। E21 सबको लगता है कि ऑलमोस्ट अ गिवन है। आप क्या सुन रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, जब E20 का नोटिफिकेशन निकला है और जिस बलबूते पे वो निकला है, वहीं उन्होंने ये बात भी रखी है कि आसानी से ये इंजन 21% ले सकता है। तो 1% तो यहाँ बढ़ोतरी अपने आप हो जाती है। अब बात रहती है 21 का लेके हम लोग आगे चल के 25, 27, 30 तक कैसे और कब जाए, उसके लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट के बीच और हमारे बीच काफी डिस्कशन चालू है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के ये 21 तो अपने आप में है अभी, वी कैन गो अहेड विद 21%, बट द रिमेनिंग गोइंग फ्रॉम 21 टू 25, 25 टू 27, इसके लिए डिस्कशन जारी है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ऑल राइट, प्रकाश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। FRP से लेकर और एथेनॉल तक पूरी की पूरी ये जो शुगर इंडस्ट्री है वो हमारे दर्शकों के समझाने के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। बॉन्ड बाजार को अगर इस वक्त देखें तो 10 साल की जो बॉन्ड डील्स है वो आज यहाँ पर नीचे खुली हैं, और वो क्लियरली मार्केट क्यूज के लिहाज से है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में 6% की गिरावट आई है पिछले 24 घंटों में। इक्विटी मार्केट्स में बढ़त है। रुपया जो कल ऑल टाइम लोज पे कारोबार कर रहा था, कुछ सुधार वहां पर भी देखने को मिला है, और क्लियरली बॉन्ड बाजार उसी हिसाब से यहाँ पर मूव भी कर रहे हैं। इंडियन बॉन्ड मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका GDP का हिस्सा कम है। IMC की जो रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से बॉन्ड मार्केट्स GDP में सिर्फ 18% की हिस्सेदारी दिखाते हैं, जबकि बाकी एशियन कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, मलेशिया में यहाँ पर हिस्सा करीबन 80 से 120% तक का है। IMC का रिपोर्ट का कहना है कि भारत में बॉन्ड निवेशक अभी सिर्फ 80,000 हैं, और जहाँ तक इसकी बॉन्ड की औसत मियाद है या टेन्योर है वो 4.2 ईयर्स है। 2030 तक यहाँ पर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अगर संभावनाओं की बात की जाए तो मार्केट साइज बढ़ाकर 35% ऑफ GDP तक लाने की उम्मीद है। रिटेल निवेशक 80,000 से बढ़ाकर 1 करोड़ तक, और बॉन्ड की जो अवधि है मैच्योरिटी जिसमें फिलहाल कारोबार होता है वो 4.3 से बढ़ाकर 8.5 ईयर्स करना इंपॉर्टेंट है। मिनिमम निवेश कम किया जाए, 10,000 से घटाकर 1,000 करने की भी यहाँ पर एक कोशिश डाली गई है, और इसी के साथ साथ एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हम फोलियोज यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट खबर बॉन्ड मार्केट में जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो है सम्मान कैपिटल, जहां पर $45 मिलियन तक के बॉन्ड बायबैक का ऑफर आज उन्होंने क्लोज किया है। 7.5% कूपन वाले स्पेशल बॉन्ड्स का यहां पर बायबैक ऑफर था। टेंडर ऑफर में करीबन 45.7 मिलियन का भुगतान कर दिया गया है, और जो आउटस्टैंडिंग बॉन्ड है वहां पर $405 मिलियन फिलहाल ये है। सम्मान कैपिटल ने ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को एक रिलीज के द्वारा भेजी है। CNBC Awaaz and India Bonds present Bonds